कल हम लोगों ने बेसिस एंड डायमेंशन पढ़ा था और उसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स करे थे, है ना, डायमेंशन और बेसिस को लेकर। तो एक लास्ट जो रिजल्ट हमने 10th नंबर करा था उसको फिर से देख लेते हैं कि अगर हमारे पास V इज अ वेक्टर स्पेस, लेट B be a vector space be a vector space of dimension n, n डायमेंशन का कोई वेक्टर स्पेस है, एंड S is a non-empty subset of V। ठीक है, अगर हमारे पास एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं वी का, तो उसके लिए कौन कौन सी रिजल्ट्स या कंडीशंस फुलफिल होती हैं। नंबर फर्स्ट कि इफ दिस कोऑर्डिनेलिटी ऑफ एस इज ग्रेटर देन एन, है ना, जितने डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब बेसिस के एलिमेंट, बेसिस के अंदर उसके अंदर एन एलिमेंट्स है, मतलब एल एन एलिमेंट्स लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड जनरेटिंग सेट्स हैं इनके पास। तो एस हमने सबसेट लिया एंड दैट कार्डिनलिटी इज ग्रेटर देन एन, वो बेसिस की कार्डिनलिटी से ज्यादा है उस सेट की कार्डिनलिटी, देन डेफिनेटली देन दिस एस इज एलडी, वो लिनियरली डिपेंडेंट सेट होगा। ठीक है, एल आई नहीं हो सकता, क्योंकि जितने बेसिस में एलिमेंट होते हैं उससे ज्यादा एलिमेंट अगर हमारे पास हम लेते हैं तो डेफिनेटली वो एक एलडी सेट बनाएगा। क्या? ठीक है, इट विल बी अ एलडी सेट एंड एस हमारे पास वी को जनरेट भी कर सकता है, जनरेटिंग सेट भी हो सकता है, और नहीं भी, जरूरी नहीं है कि दिस विल बी अ जनरेटिंग। तो एंड यू कैन जस्ट राइट हियर, एंड एस मे और मे नॉट जनरेट जनरेट बी। ठीक है, दूसरा ये है कि इफ cardinality of this S is less than n, then S cannot मतलब बेसिस से अगर कम एलिमेंट का कोई सबसेट है तो वो कभी भी जनरेटिंग सेट नहीं बनेगा, कैन नॉट जनरेट बी, और एल आई हो भी सकता है नहीं भी, एंड दिस एच मे और मे नॉट बी एल आई। ओके, नंबर थर्ड हमने पढ़ा था कि अगर कॉर्डिनलिटी ऑफ एस इज नॉट इक्वल्स टू एन, वो एन के बराबर नहीं है, तो 110% एस जो है तुम्हारा कभी भी बेसिस नहीं बन सकता, है ना, क्योंकि बेसिस अगर दूसरी बेसिस बनाना है तो एटलीस्ट उसके पास एन एलिमेंट जरूर हो, जितनी डायमेंशन है उतने एलिमेंट जरूर हो। अब उसके बाद क्या है कि वो एलिमेंट जनरेटिंग सेट बना रहे हो और साथ साथ में एल आई हो, लीनियरली डिपेंडेंट, तब उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिस कहते हैं, है ना। तो इफ
if this cardinality of S is not equals to N, then S cannot be a basis of V. V की basis नहीं हो सकती है ना, एटलीस्ट शुड बी देयर एलिमेंट n इन द सेट फॉर द बेसिस बिकॉज डायमेंशन इज n ऑफ द स्पेस। ओके, एक रिजल्ट और लिखेंगे। इफ w is a subspace of B, then this dimension of W is less or equal to dimension of V। V की डायमेंशन के बराबर हमारे पास W की डायमेंशन तभी होगी जब W is just equal to V, है ना, otherwise that will be lesser than the dimension of V। So further you can just write here this dimension of W, एक सब स्पेस लिया, सब स्पेस की डायमेंशन उस वेक्टर स्पेस के इक्वल है, तो सब स्पेस जस्ट वेक्टर स्पेस ही है, कोई दूसरा नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ W is just equal to dimension of V if and only if this W is just equal to V। Clear? So these are results based on the dimension and basis of a vector space। अब हम जरा देखते हैं कि बेसिस, कुछ स्टैंडर्ड बेसिस तो देख ही लेते हैं, जैसे कि सम बेसिस इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ या इसको स्टैंडर्ड बेसिस बोलिए, है ना। करेक्ट, ये लिख लीजिए कि हर एक कुछ स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस लिखेंगे, उनकी स्टैंडर्ड बेसिस और वो आनी ही आनी चाहिए। ओके सो अगर हमने पहला हम ले लेते हैं वेक्टर स्पेस टी ओवर। अब हमें एक ऐसा सेट बताइए जिससे हमारे पास ये सी के सारे एलिमेंट जनरेट हो जाए। तो यू जस्ट राइट सिंगलटन वन, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी सी है। अगर तुमको मान लो हमने कहा कि दिस इज जेड इज द मेंबर फ्रॉम फ्रॉम सी वेक्टर स्पेस, ठीक है, और इसको तुम्हें जनरेट करना है, तो हम अगर इस जेड को ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज जेड इंटू वन, एंड क्लियरली यू कैन जस्ट टेक जेड फ्रॉम दिस सी, फ्रॉम द फील्ड, ये हमारे पास फील्ड है ना। तो जनरेट हो गया ना, हर एक एलिमेंट इस तरीके से जनरेट हो गया वन से। इसका मतलब वन, और ऑब्वियसली बात है वन इज अ नॉन जीरो नंबर, तो एल आई वेक्टर होना चाहिए। तो ये जो सेट हमने लिया, दिस इज योर एल आई, ठीक है, एल आई वेक्टर हो गया। और साथ में तुम्हारे पास ये हमारे पास जनरेट भी कर रहा है, तो इसका मतलब यही हमारे पास क्या होगी, दिस इज बेसिस। अब बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, वन। तो डायमेंशन की अगर बात करें, डायमेंशन ऑफ पी ओवर सी जस्ट इक्वल टू वन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं दिस इज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि बताइए कोई जनरल बेसिस की, मतलब हम ऐसे ही अगर किसी एलिमेंट को एज ए बेसिस बनाना चाहें, तो कोई भी नॉन जीरो वेक्टर आप ले लीजिए। तो I'm just taking जनरल बेसिस कोई भी अगर लिखना हो, तो इसके लिए हम कोई भी नॉन जीरो वेक्टर लेते हैं, ए प्लस, , है ना।
such that this a plus iota b should be not equal to 0। तो कोई भी नॉन जीरो वेक्टर हम ले सकते हैं यहाँ पर, दैट विल फॉर्म अ बेसिस। ठीक है, और बेसिस में एक ही एलिमेंट होगा। क्लियर? तो दिस इज अ सी ओवर सी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सी और ऑटो डायमेंशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जितने बेसिस में एलिमेंट होते हैं वही डायमेंशन होता है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं। इसके लिए अगर हमें सी को जनरेट कराना है फ्रॉम आर, तो वी नीड टू एलिमेंट्स, वन एंड आयोटा। दिस इज बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस। ओके, इसी तरीके से इफ वी आर गोइंग टू सी ओवर क्यू, तो सी ओवर क्यू अगर हमें करना होता है तो इसकी कोई बेसिस नहीं एग्जिस्ट करती, नो बेसिस। एंड डायमेंशन की अगर हम बात करें, तो वो इन्फिनिटी लिया जाता है। अगर हमारे पास फील्ड क्यू है तो उस केस में उसकी डायमेंशन हमारी इन्फिनिटी लिया जाता है, क्यू और क्यू प्लस वन होगी बस। तो नंबर 4 आर ओवर आर की अगर हम बात करें तो ये 1 है। ठीक है, फिर तुम्हारे पास दिस इज आर ओवर क्यू, सेम चीज यहाँ पर भी है, डायमेंशन इन्फिनिटी होगी। एंड देन क्यू और क्यू जस्ट इसकी बेसिस सिंपली, तो ये स्टैंडर्ड बेसिस है। इसी तरीके से हम सी एन की बात करते हैं, सी एन टपल की बात करते हैं ओवर सी। तो इसमें जो हमारे पास बेसिस बनेगी कुछ ऐसी बनेगी, 1 0 0 0 अप एन, इसे जो 0 1 0, ये सारे एल आई वेक्टर्स हमारे पास बेसिस फॉर्म करेंगे, जैसे 0 0 अप टू 1। ठीक है, तो इसमें एन एलिमेंट्स होंगे, तो इसकी जो डायमेंशन है, जैसे जो डायमेंशन इज इक्वल टू एन। ओके, इसी तरीके से सी एन ओवर आर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आयोटा भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 1 0 0 0 अब ये आ गया सारा, 0 1 अप टू 0 एंड 0 0 0 अप टू 1, और साथ में तुम्हारे पास आ जाएगा आयोटा 0 0। दिस इज इस तरीके से। तो इसमें अब तुम्हारे पास कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन जो होगी दैट इज इक्वल टू 2 है। ओके, तो इस तरीके से और भी हमारे पास चीजों को हम देख सकते हैं, और मैट्रिसेस के ऊपर हम देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास, तो हमें बेसिकली ये देखना है कि हम किसी भी, मान लो कि अगर मान लो 2 by 2 की मैट्रिक्स है, यू आर जस्ट टेकिंग 2 by 2 मैट्रिक्स, है ना, ए बी सी एंड डी, ये तुमने मैट्रिक्स लिया और इस मैट्रिक्स को तुम्हें जनरेट करना है। यू आर टेकिंग दिस इज योर एम एम टी ओवर, मतलब इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स है, एंट्रीज हैं, वो भी हमारे पास 0। तो हमारे पास ये ए बी सी डी, दीज आर सी, दीज आर, तो अगर इसको हमें इस तरीके से हम लिख दे तो हमारा काम हो जाएगा ए 1 0 0 1 0, कुछ इस तरीके से, प्लस का बी 0 1 0 0, फिर तुम्हारे पास लिया सी, दिस इज 0 0 1 0, एंड फिर हमने लिया डी, दैट इज इक्वल टू 0 0 0 1। तो अब एक चीज देख रहे हो कि हमारे पास ए बी सी डी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों ना हो, वी कैन रिटर्न द लीनियर कॉम्बिनेशन लाइक दिस, एंड दैट विल बी द यूनिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसका मतलब जो बेसिस एलिमेंट है, अगर हम बेसिस बात करें 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1 0 0 0, and similarly this is 0 1 0 0, and similarly this is 0 0 1 0, and this is similarly this is 0 0 0 1। Okay, so this is your basis,
फॉर द दिस वन। तो इसी तरीके से अगर हम, देखो 2/2 है हमारे पास, राइटिंग दिस इज 2/2, लेकिन अगर हम इसी तरीके से एम एन ले लेते हैं, दिस इज एम एंड एन ऑर्डर की मैट्रिक्स, सो दिस इज सी ओवर सी। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो बेसिस, हम स्टैंडर्ड बेसिस लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, सिंपली 1 0 0 सारी जगह पर जीरो कर देंगे। फिर तुम्हारे पास दिस इज 0 1 एंड ऑल जीरो, इस तरीके से बनेगा, एंड 0 0 ऑल जीरो, एंड यहाँ पर लास्ट में 1, इस तरीके से। ओके, तो हम देख रहे हैं कितने पूरे टोटल वेक्टर्स बनेंगे, दैट विल बी, जितने भी हमारे पास पोजीशन है, पोजीशन कितनी है m इंटू एन, यहाँ पर m इंटू एन हमारे पास डायमेंशन हो जाएगी, डायमेंशन। क्लियर? अगर यही ओवर आर होता, इफ आई एम जस्ट राइटिंग हियर एम एम एन, दिस इज पी ओवर आर, तो यहाँ पर हमें हमें आयोटा की भी जरूरत पड़ती, तो यहाँ पर जो हमारे पास डायमेंशन हो जाती, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स m इंटू एन, और वेक्टर्स में आयोटा भी 1 के साथ में हमारे पास आयोटा भी इंक्लूड होता है। क्लियर? तो दीज आर वेक्टर स्पेसेस, डायमेंशन बेसिस। तो इस तरीके से हमें ये देखना है कि जो भी हम सेट ले रहे हैं वो सेट हमारे पास किन वेक्टर से जनरेट हो जा रहा है ना। अब जैसे अगर पी पॉलिनोमियल्स की बात करें, एन डिग्री के पॉलिनोमियल्स ऑफ सी ओवर सी की बात करें, तो अगर हम उसमें इंक्रीज सी ले रहे हैं तो ये किससे जनरेट होगा, 1 + x + x² अप टू एक्स की पावर है ना, जनरेट होने के लिए कितने यहाँ पर पोजीशन है, 1 2 अप टू 1 से n तक जाता है, इसका मतलब है कितनी पोजीशन है, n+1 है ना। तो इसकी जो डायमेंशन होगी n+1, क्योंकि यहाँ पर n+1 लाइव वेक्टर्स है जो कि हमारे पास n डिग्री के पॉलिनोमियल्स को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ वेक्टर स्पेसेस है के बारे में हमें पता होना चाहिए, डायमेंशन के बारे में पता होना चाहिए। ओके, समझ में आया? प्लीज लेट मी नो। आर यू इन क्लास और नॉट? ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और एक तरीका बताते हैं कि कैसे हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उससे हमें क्वेश्चंस करना होता है। ओके, लेट अस सी। एक सवाल लिखते हैं और इसमें बहुत चीजें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के अंदर। ऐसे क्वेश्चन आएगा, a subspace W, a subspace W of R5 is generated by the vector by the vectors. This is your V1, and V1 is just equal to what, 1 comma 1 comma 1 comma 2 comma 3, और V2 तुम्हारे पास है, that is equals to 1 comma 2 -1 -2 and 1, ये हो गया। V3, you have just taken V3, that is equals to 3 5 -1 -2 and 5, and this V4, 3 6 -3 -6 and 3। Okay, so the subspace W of R5, R5 मतलब जो टप्पल है R5, R5 is generated by the vector space। तो यहाँ पर जब हम जैसे सिंपली R5 लिखा है तो वी आर टेकिंग दिस R5 ओवर R, ठीक है।
ओके, R5 over R, इट मीन द डायमेंशन ऑफ दिस R5 विल बी 5। ठीक है, जैसे अगर हमें पर लिखा हुआ है वहां पर फील्ड नहीं मेंशन है, तो जनरली वी आर टॉकिंग R5 over R, है ना। तो फाइंड द बेसिस ऑफ W। तो ये तो हमारे पास ये जो वेक्टर स्पेस है दिस इज ओवर R है, समझ लो, यू कैन सी। अब इस W के हमें क्या चाहिए, जनरेटेड बाय दीज वेक्टर्स। तो दे आर आस्किंग अबाउट द फाइंड बेसिस ऑफ W and dimension of W, है ना, उसकी dimension, and also extend this basis to get a basis of R5, to get basis of R5। ओके, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस पे ये जो क्वेश्चन है इस पे एक सवाल आपको मिलेगा, सेम क्वेश्चन पे एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो 3 नंबर पे पूछ ले, चाहे वो 4.75 में पूछ। ठीक, तो कुछ हमारे पास वेक्टर्स दिए हुए हैं, अब ये जनरेटिंग वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो इन जनरेटिंग वेक्टर्स में से हमें ये देखना होता है कि वहां पर एलाई वेक्टर्स कितने। ठीक है, हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, रिजल्ट ये पढ़ा था कि तुम्हारे पास वी आर गोइंग, वो डिफिनीशन पढ़ी थी, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, मैक्सिमल मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, वो क्या होता था, अ सबसेट एस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V is said to be maximal linearly independent set if S is linearly independent and no proper subset of S is linearly independent। ठीक है, तो मिनिमल जनरेटिंग सेट की हमने बात करा था कि अ सबसेट S of a vector space V is said to be minimal generating set if S is generating set of V at any proper subset of S cannot be। तो ये दो चीजें हैं कि हमारे पास यहाँ पर तो एक जनरेटिंग सेट, अब इसका मिनिमल जनरेटिंग सेट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, या फिर इसके अंदर हम एल आई वेक्टर्स देख लेते हैं कि कितने हमारे पास एल आई वेक्टर्स हैं। ठीक है, एक चीज आप समझ सकते हैं यहाँ पर, छोटी सी चीज की, हमारे पास जो मान लो ये जनरेटिंग वेक्टर्स है, और इसमें इसमें हमारे पास इनमें से कोई एक वेक्टर किन्हीं अदर वेक्टर या दो वेक्टर किन्हीं अदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो अगर उनको हटा भी देंगे तब भी जो रिमेनिंग सेट होगा वो भी जनरेट करेगा। इट मीन दैट अगर वेक्टर्स एलडी हैं तो हमें ये देखना होगा कि उनमें से एलआई वेक्टर कौन है। तो अगर जनरेटिंग सेट गिवन है तो उसे रिड्यूस करना होता है, उनमें से वो वेक्टर्स हम निकाल लेंगे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, और वो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे वो जो अदर वेक्टर्स होंगे उनको जनरेट कर रहे होंगे, तो इसलिए उनको अदर वेक्टर्स को हम रिड्यूस कर देंगे या हटा देंगे अपने ही सेट से, और उसके बाद जो बचे हुए वेक्टर्स होंगे वो जनरेटिंग सेट भी होंगे, साथ साथ में लिनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे, और वही क्या फॉर्म कर देंगे, बेसिस फॉर्म कर देंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन। ओके, तो हम करने क्या वाले हैं, ये जो वेक्टर्स v1 v2 v3 और v4 गिवन है, इनकी मदद से हमें ये देखना है इनमें से एलआई वेक्टर कौन सा है, लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से हैं। तो उसके लिए हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखिए सोल्यूशन। तो कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए, है ना, एक करते हैं जो जो गिवन हमारे पास वेक्टर है, तो देखते हैं ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास वेक्टर्स, क्योंकि पूरे पूरे वेक्टर्स को कॉलम में नहीं लिखता, ठीक है, यहाँ पर
आप सिंपली रो में लिख दे, क्योंकि हमें एल आई और एल डी चेक करने के लिए कॉलम्स में लिखने की जरूरत नहीं होती। जब लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना होता है तब हम कॉलम में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम 1 2 3 इनको सिंपली आप रो में लिख दीजिए, ये कॉलम में लिख दीजिए। 1 1 1, कॉमा क्यों लगा रहे हैं? इनको लिखिए 1 1 1 2 3, ठीक है। फिर 1 2 -1 -2 एंड 1, ठीक है। फिर तुम्हारे पास आ जाएगा 3 5 -1 -2 एंड 5, एंड देन दिस इज 3 6 -3 -6 एंड 2, क्योंकि इसमें हम रो ऑपरेशन लगाने वाले हैं। तो रो ऑपरेशन लगाने के लिए सारे मैट्रिसेस को सारे जो वेक्टर्स है उनको रो में लिख दिया, एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। ओके, अब इसको रिड्यूस करेंगे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो लेट अस रिड्यूस इट इन द रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो यहाँ पर हम जीरो करना है, दिस माइनस दिस इज जीरो, दिस आर जीरो करना है, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करो, है ना। 3 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 - 3 जीरो। इसमें भी हमारे पास 3 - 3 इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पर हम जब इम्प्लाई करते हैं तो दिस इज व्हाट, ध्यान देना, 1 1 1 2 3, this -3 is 0, 2 - 1 is 1, 1 -1 is -2, and -2 is -4, and 1 - 3 is जो माइनस का 2। फिर हमारे पास यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 - 3 इज 2, एंड -1 - 3 इज -4, एंड -2 माइनस ऑफ 6, 3 to the 6, तो माइनस का 8 हो जाएगा, एंड 5 - 6, 5 - 6, तो इसका मतलब नहीं, 3 3 9 है ना, माइनस का 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली 3 से करेंगे, 3 0, 6 - 3 3, -3 - 3 -6, एंड -6 minus of 6 is -12, and then which is your 3 minus of 6 is your 9, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या अप्लाई करा है, दिस इज अप्लाइंग हेयर, we are applying, this is R2 is replacing with R2 minus R1, R3 is replacing with R3 minus 3 times of R1, and R4 is replacing with R4 minus 3 times of R1। ये हमने करा, तो यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे जीरो बन गए। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, दिस इज योर 1 1 1 2 3। ओके, अब यहाँ पर जीरो करते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो यू विल गेट, दिस इज जीरो, दिस इज योर 1 -2 -4 एंड -2। अब क्या करते हैं, दिस इज योर जीरो, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वी विल गेट दिस इज 0 0 0 0 0, है ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 4 सेम आ जाएगा, तो विल गेट जीरो। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास भी क्या आ गया है, सारे के सारे लिमिट इज जीरो। अप्लाई, applying this is R3 is just equal to R3 minus the 2 times of R2, and this R4 is just equal to R4 minus 3 times of R2। क्लियर। अब यहाँ से प्योर पोजीशन कितनी है, हमारे पास दो है, मतलब दो नॉन जीरो रोज है। तो यहाँ पर जो नॉन जीरो रोज हैं, अभी यहाँ पर आरईएफ में कन्वर्ट हो गया, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास नॉन जीरो रोज मिल रही हैं, जो ये हमारे पास, ये एल आई वेक्टर्स हैं,
है ना। इनका जो हमारे पास जो नॉन जीरो रोज, पहले जो रोज इलेवन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद जो नॉन जीरो रोज हैं वही हमारे पास एलआई वेक्टर्स हैं। तो जो हमारे पास बेसिस हो जाएगी, ये जो एलआई वेक्टर्स हैं, ये जनरेटिंग सेट भी है, क्योंकि जो अदर वेक्टर्स थे वो इन दोनों से जनरेट हो रहे थे। तो वो जो जनरेटेड वेक्टर थे उनकी जरूरत नहीं है, हम इन्हीं दो वेक्टर से जनरेट कर सकते हैं इसे सारे के सारे वेक्टर। क्योंकि अगर मान लो उन चार वेक्टर से जनरेटिंग सेट था वो चार वेक्टर, तो उनको पहले जनरेट कर लेंगे, उसके बाद हम अदर वेक्टर जनरेट कर लेंगे अगर उनकी जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, तो इट मीन दैट कि हमारे पास अगर कोई जनरेटिंग सेट गिवन है और उसको बेसिस में कन्वर्ट करना है, तो उसको रिड्यूस करेंगे, एलआई वेक्टर्स फॉर्म करेंगे, उसमें से देखेंगे कौन से वेक्टर्स एलआई है। और उसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम उसको सारे के सारे वेक्टर्स में रोज में लिख लेते हैं, उसके बाद उसका आरईएफ निकालते हैं, आरईएफ के अंदर जितनी रोज जीरो हो जाती है इसका मतलब वो जनरेटेड थे, प्रीवियस वन वेक्टर से, पहले वेक्टर से जनरेटेड। तो बीच में जो हमारे पास वेक्टर्स बच जाते हैं, जो नॉन जीरो वेक्टर्स बच जाते हैं, वही तुम्हारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं, और वो साथ में वो जनरेटिंग भी होंगे, है ना। तो इसलिए वो क्या फॉर्म कर देंगे, बेसिस। तो यहाँ पर जो बेसिस हो जाएगी, हेंस द बेसिस ऑफ डब्ल्यू इज, हेंस बेसिस ऑफ डब्ल्यू, दैट इज योर वन, वन 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 टू थ्री, एक एलिमेंट हो गया, और दूसरा जो नंबर वाला है उसको सेम ऐसे ही लिख सकते हो, या तो वो वेक्टर्स लिख दो प्रीवियस वन वाले, या सेम ये जो वेक्टर्स हमारे पास जो आए रोज के अंदर उन्हीं के फॉर्म में लिख दो, वन माइनस टू माइनस ऑफ फोर एंड माइनस ऑफ टू। तो ये हमारे पास एल आई वेक्टर्स थे, तो ये हमारे पास बेसिस, दैट विल बी फॉर्म ऑफ बेसिस। एंड क्लियरली डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी, क्योंकि बेसिस में हमारे पास एलिमेंट है टू, तो जो डब्लू हमारे पास का स्पेस था उसकी बेसिस मिल गई हमको, और उसकी डायमेंशन मिल गई। अब हमको क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है टू बी फॉर्म द बेसिस ऑफ आर फाइव। तो हमें स्टैंडर्ड बेसिस तो पता ही है, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्योंकि हमारे टू तो एल आई वेक्टर्स मिल गए, हमको और एल आई वेक्टर्स चाहिए, क्योंकि हमारे पास फाइव एल आई वेक्टर्स चाहिए टू फॉर्म द बेसिस, है ना। तो हमारे पास दो तो एल आई वेक्टर्स है, तीन एल आई वेक्टर्स और चाहिए। तो सिंस स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती, बेसिस ऑफ आर फाइव इज जस्ट व्हाट, ये होती है ना, वन जीरो 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 जीरो, है ना। तो ठीक है, फिर जीरो वन जीरो जीरो जीरो, फिर तुम्हारे पास आता है जीरो जीरो वन जीरो जीरो, फिर तुम्हारे पास आता है दैट इज कुछ टू जीरो 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 वन जीरो, फिर तुम्हारे पास आता है जीरो 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 वन। ये स्टैंडर्ड बेसिस है। अब ध्यान दीजिएगा, उन्होंने बोला था कि हमें इस बेसिस को एक्सटेंड करके हमें बेसिस बना, तो यहाँ पर तो दो एलआई वेक्टर्स पड़े हुए हैं, तीन एलआई वेक्टर्स हम स्टैंडर्ड बेसिस से चुन लेंगे। और कैसे चुनेंगे वो जरा देखना, जिन जिन में प्योर पोजीशन है, जिस टपल के जिस पोजीशन पे हमारे पास प्योर पोजीशन, तो फर्स्ट प्योर पोजीशन मिल गया, सेकंड, तो ये वाला वेक्टर हम हटा देंगे, इन दोनों को नहीं लेंगे। इसके बाद वाले वेक्टर, जैसे इस वाले पोजीशन पे हमें पास वन हम रख सकते हैं, इस पोजीशन पे रख सकते हैं, और इस पोजीशन पे रख सकते हैं। तो उस केस में ये जो पांचों वेक्टर बनेंगे वो तुम्हारे पास एलआई वेक्टर्स बनेंगे। ठीक है, तो जिन पोजीशन पे प्योर पोजीशन है वो वाले हमारे स्टैंडर्ड पोजीशन, वो स्टैंडर्ड बेसिस में से वेक्टर्स हटा देंगे, जो रिमेनिंग बचेंगे उनको हम ले लेते हैं, तो वो हमारे पास एक एलआई सेट बनाएंगे। ठीक है, तो हेयर दिस, इसको हम ऐसे कुछ बोलते थे ना, E1 E2 इस तरीके से नाम रखते हैं, E3 E4 E5। तो यहाँ पर जो हमारे पास अब स्टैंडर्ड जो हमारे पास बेसिस बनेगी, तो नाउ
now extended basis for R5 है ना। तो इसी के दो वेक्टर तो यही रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे रेस्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स है वो हमारे पास E3 E4 एंड E5 हो जाएंगे, विच इज 1 1 1 2 3। फिर हमारे पास आता है 0 1 -2 -4 -2 ये आ गया। और बाकी हमारे पास और वेक्टर डाल दीजिए, 0 0 1 0 0। फिर हमारे पास 0 0 0 1 0 एंड दैट इज इक्वल टू 0 0 0 0 1। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या बन गई, दिस इज द बेसिस फॉर R5। क्लियर। तो आपको जो सब स्पेस है, सब स्पेस के एलाइ वेक्टर्स हमारे पास भाई, वो वेक्टर स्पेस की भी एलाइ वेक्टर्स है ना, वो तो है ही है। साथ में हमें स्टैंडर्ड बेसिस पे अगर हमें एक्सटेंड करना है किसी भी बेसिस को, तो उसमें हम स्टैंडर्ड बेसिस से चूज करते हैं एलिमेंट्स, और कुछ इस तरीके से चूज करते हैं कि वो प्योर पोजीशन को देखते हुए, है ना, जिन मतलब जो हमारे पास एलाइ वेक्टर्स पहले गिवन है उनके प्योर पोजीशन क्या है, उन प्योर पोजीशन पे हमें एलिमेंट्स नहीं लेना है।